एक बड़े बहुसंख्यक समाज को आपने अछूत करार दिया, या उसको उसकी जमीन नहीं दी, उसको आपको रोजगार नहीं दिया, या जो भी संसाधन उसको नहीं दिए। ये लोग वही लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था सरकार चलाना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था सबसे नुकसान किसको है? ये नहीं चाहते युवा के पास हाथ में रोजगार आए। रोजगार आएगा, विचार आएगा, फिर वो उनके लिए झंडा नहीं उठाएगा। मेरे हिसाब से अगर आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण बहुसंख्यक समाज को कहाँ मिला? कहीं नहीं मिला। इनको अगर कहीं मिला है तो जेलों में मिला है, इनको कहीं मिला है तो फुटपाथ पे मिला है, या गोलियां लाठियां जहाँ शोषण होता है वहां मिला है। भाई अब रोजगार नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ युवा बहक जाते हैं। कुछ लोग तो पैसे लेके ट्वीट भी करते, सुनने में आया 2 रुपए के ट्वीट होते, 3 रुपए के ट्वीट होते। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा 1.27 लाख फॉर्म भर रहा है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में इस समय है। हमें जातिवार जनगणना करा के कम से कम ये तो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस किस जातियों को क्या क्या मिला है। मीडिया में जितने एंकर लोग हैं किस समाज के हैं, आप जुडिशरी में चले जाइए, उनसे पूछिए किस समाज के लोग हैं। आप सीएम कार्यालय में चले जाइए, आप पीएम कार्यालय में चले जाइए, आप थानों में चले जाइए, आप देख लीजिए कितने एसपी किस समाज के आते हैं। आरक्षण का विरोध मेरे हिसाब से वही करता है जो बहुसंख्यक समाज की मूंछ रखने पे विरोध करता है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित यादव और इस समय जौनपुर में मौजूद हूँ। तस्वीरें आप लोगों को जौनपुर से भी कई बार दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उन पे बातचीत हो रही है। एक जातिगत जनगणना का मुद्दा है। अभी हाल ही में सिलेंडर महंगा हुआ 50 रुपये, उस पर भी बातचीत करेंगे। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई। सरकार लगातार दावा कर रही है उससे 93 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 33 लाख करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाली है, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे शिवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत इसी मुद्दे पे करेंगे। काफ़ी लोकप्रिय जौनपुर में जब हम लोग आए, काफ़ी लोकप्रिय युवाओं के बीच में हैं। तो युवाओं का क्या असर रोजगार को लेके है, कितना युवा जातिगत जनगणना के मुद्दों को समझ पा रहा है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है जातिगत जनगणना का मुद्दा। जब बिहार में गिनती शुरू हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव वो तख्ती लेके खड़े हुए कि जातीय जनगणना कराए सरकार। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र भाई चैनल पर। बहुत शुक्रिया सुमित भाई आपका। तो जातिगत जनगणना से शुरू करते हैं। काफ़ी बातचीत इस पे चल रही है। बिहार में गिनती शुरू है और अखिलेश जी लगातार बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बात कर रहे हैं। क्या लगता है जातिगत जनगणना कितना जरूरी है? पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। पहले तो जैसे कि मैं बहुत ही विषयों का छात्र भी रहा हूँ, जो पढ़ाइयाँ मैंने करी हैं, तो जो भी ज्ञान आया है, मैं जितनी जानकारी मुझे हुई है तो मैंने उसी से अर्जित की है, उसी से समझा है। जो मेरी समझ है शायद सही भी हो, गलत भी हो। और जाति की जहाँ बात आती है तो हमें लगता है कि धर्म से ऊपर जातियाँ हमारे देश में हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर से बनी हैं। तो जातियों का क्या है कि मैं जाति व्यवस्था में तो भरोसा नहीं करता हूँ। जैसा कि मेरे जहाँ मैं अपने भाषणों में बोलता हूँ या किसी से बातचीत भी करता हूँ, तो मैं जाति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि जाति के आधार पे जो मतभेद है, मनभेद हैं, उसमें मेरा भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जातियों के आधार पे ही तय किया जाता है। अब आप अगर अपने इतिहास की तरफ जाएंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 1920 में कल्याण मैगजीन छपी थी शायद। तो उस कल्याण मैगजीन में साफ साफ तौर पर समाज के कुछ तबके या समाज के कुछ ऐसे लोग वो ये मानते थे कि जो पिछड़ा समुदाय है या जो दलित समुदाय है वह अछूत है। उसको उस मैगजीन में वो साबित कर रहे थे साइंटिफिक तरीके से भी। जो उनका जो ग्रंथ है उसके साथ तो साबित करते ही आए हजारों साल से। साइंटिफिक तरीके से भी उन्होंने साबित करने की कोशिश करी कि ये तबका, ये पिछड़ा तबका, दलित तबका, ये अछूत है। तो मेरा ये मानना है, अगर उन्होंने ये मैगजीन लिखी, ये साबित करने की कोशिश करी, बहुत लोगों ने वो मैगजीन खरीदी, इसका मतलब हमारे इतिहास में, हमारे पुराने समय में ऐसा कोई समाज तो जरूर रहा होगा जो इन व्यवस्थाओं को मानता होगा, जो जाति व्यवस्था को मानता होगा, जो अछूत होने की परंपरा का समर्थन करता होगा। तो इसका मतलब एक बड़े बहुसंख्यक समाज को आपने अछूत करार दिया, या उसको उसकी जमीन नहीं दी, उसको आपको रोजगार नहीं दिया, या जो भी संसाधन उसको नहीं दिए। तो इसका मतलब एक देश का बहुसंख्यक समाज जमीन से गया, नौकरी से गया, संसाधनों से गया। तो उसके जो पुश्तें बढ़ती आई तो उसका असर ये रहा कि उनकी पुश्तों के पास भी खाने या जमीन या उगाने के लिए, हल जोतने के लिए कोई संसाधन नहीं बचे, जमीनें नहीं बची। तो उसके
निर्माण की, उसकी बेहतरी के लिए बहुत से हमारे संत आए, बहुत से हमारे सोशल रिफॉर्मर आए जो ये कोशिश कर रहे थे कि समाज को हक मिले, न्याय मिले। बहुत समाज गढ़ के महाराज की बात करता हूँ, लेकिन जो अभी कन्वेंशनल इंडिया है, जिसमें हम अभी बाबा साहब की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम की बात करते हैं, इन्होंने जो आरक्षण की बात करी थी, तो आरक्षण को धरातल पे उतारने की बात करी थी। बाबा साहब ने एक बात बोली थी, अगर ये आरक्षण, ये संविधान जो मैं लिख रहा हूं, जब तक इस संविधान को एक ऐसी सरकार नहीं अमल कराएगी, जैसे जो सरकार टिकी रहे, जिस सरकार में जो परिकल्पना मैंने करी है, जो कम्युनिस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट है, अगर वो सरकार नहीं रहेगी तो ये आरक्षण नीति जमीन पे कभी लागू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आज की स्थिति ये है कि आप पुलिस महकमे में चले जाइए, आप क्या कहते हैं सीएमओ में चले जाइए, जितने भी सेक्रेटरीट हैं, जितनी जुडिशरी हैं, जितने मीडिया में लोग, आप कहीं भी जाइए, क्या मीडिया में जितने एंकर लोग हैं किस समाज के हैं, आप जुडिशरी में चले जाइए, उनसे पूछिए किस समाज के लोग हैं। आप सीएम कार्यालय में चले जाइए, आप पीएम कार्यालय में चले जाइए, आप थानों में चले जाइए, आप देख लीजिए कितने एसपी किस समाज के आते हैं। गिनती से क्या होगा, क्योंकि बात हम लोग जब जातिगत जनगणना की, हाँ मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। आरक्षण का विरोध बहुत लोग करते हैं। आरक्षण का विरोध मेरे हिसाब से वही करता है जो बहुसंख्यक समाज की मूंछ रखने पे विरोध करता है, जो उसको घोड़ी पे चढ़ने पे जो विरोध करता है वो करता है, वही आरक्षण का विरोध करता है। और मेरा मानना है आरक्षण पे विरोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब सबको आरक्षण मिलता है। यही बात आती है जब आरक्षण जैसी नीति की बात सब लोग करते हैं, आरक्षण के बाद भी जब जिन जगहों का मैंने नाम लिया, जिसमें एसपी कार्यालय का नाम आया, सीएम कार्यालय का नाम आया, जहां पे हमारे लोग या जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं 10% में भी सीमित नहीं है, उसी समय एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं जातिगत जनगणना का। यह एक नई मुहिम है, इसमें अगर जब आरक्षण नीति हमारी काम नहीं कर रही है तो हमें जातिवार जनगणना करा के कम से कम ये तो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस किस जातियों को क्या क्या मिला है, क्योंकि जो आरक्षण नीति तय हुई थी इन्हीं की बेहतरी के लिए हुई थी। हुआ क्या आखिरकार, जब इनकी बेहतरी नहीं हुई, ये जमीन पे है नहीं। मेरे हिसाब से अगर आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण बहुसंख्यक समाज को कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। इनको अगर कहीं मिला है तो जेलों में मिला है, इनको कहीं मिला है तो फुटपाथ पे मिला है, या गोलियां लाठियां जहां शोषण होता है वहां मिला है। तो जातिवार जनगणना इस समय सबसे जरूरी मुहिम है, इस देश की सबसे जरूरी मुहिम इसलिए है कि कम से कम, क्योंकि जो वर्तमान में सत्ता में लोग बैठे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकार में लोग बैठे थे, वो लोग कतई नहीं चाहते थे कि जो पिछड़ा वर्ग का समाज है या बहुसंख्यक समाज है, इनको अपनी संख्या पता चल जाए। अगर इनको अपनी संख्या पता चल जाएगी तो जागरूक हो जाएगा। वो तो देखेगा भाई मेरी संख्या इतनी है और हमारे समाज का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है देख रहा है। भाई आप बताइए, अगर बहुसंख्यक समाज के पास जाएंगे आप, उनसे जाके समाज में जरा पूछिए कि आपके समाज का कौन बड़ा ठेकेदार है। कोई एक व्यक्ति ठेकेदार का नाम नहीं बता पाएंगे। कौन बड़ा अधिकारी, कोई नहीं बता पाएंगे। थाने में कितने लोग, कोई कुछ नहीं बता पाएगा। उन्हीं के समाज का लड़का चौराहे पे जाता है, उसको 2 थप्पड़ मार के थाने में डाल देते हैं पुलिस वाले। उसको छुड़ाने के लिए उसके थाने में कोई सिपाही तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप जाएंगे, कुछ समाज के लोग ज्यादातर वहां बैठे हुए हैं जो उनके साथ बैठते हैं। जब एक समाज के पास सारे अधिकार रहेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब किसी के पास सारे अधिकार आ जाएंगे तो दूसरे का वो शोषण करना चालू कर देगा। हम लोग जिन लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग ये समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद ये जो स्पेशल ग्रुप है, ये विशेष समुदाय है जिसको फायदा मिलेगा, ऐसा जब आप उसमें जाते हैं उस ग्रुप में, तो वो इनकार कर देता है कि नहीं जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा जातिगत जनगणना से, उसको नहीं समझ में आ रहा है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जो ये लोग बोलते हैं, ये वही लोग होंगे जो आरक्षण का विरोध करते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, ओबीसी तबके में भी ऐसे लोग हैं। ओबीसी तबके की बात कर रहा हूं मैं तो जहां मिला सब लोग समर्थन करते हैं इस बात का। ओबीसी तबके हैं या शेड्यूल कास्ट तबके के हैं, वो सब बोलते हैं। बहुसंख्यक समाज की बात कर रहा हूं मैं, वो सब ये बोलते हैं कि जातिवार जनगणना शायद देश की सबसे प्रथम वास्तविकता है, ये होना चाहिए। भाई 1931 के बाद से सरकार ने कभी जाति के आधार पर जनगणना क्यों नहीं कराई? 1931 तक होती रही, यहाँ तक कि 2011 में जातिवार जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक उसको बाहर नहीं लाया गया, उसको बताया नहीं गया। मैं मानता हूं ये 100 नौकरियां हैं, आपने जातिवार जनगणना कर ली, एक समाज है वो 10% है, कोई समाज 20% है, कोई 15% है, कोई 20%, ऐसे ऐसे अगर समाज बिखरा हुआ है, तो जो नौकरियां अगर सरकार के पास आएंगी, सरकार सक्षम है हर चीज में। भाई साहब आपके सरकारी पट्टे आए हुए हैं, 100 पट्टे आए हुए हैं, तो आप भाई जातिवार जनगणना कराइए। और आपके मन में अगर वो भावना है कि सभी जातियों का
वो हो, विकसित हो, तो आप भाई 100, जिसकी जाति 10% उसको 10 के हिसाब से पट्टा निर्धारित करिए, जिसकी 20 है 20 के हिसाब से करिए, 15 के हिसाब से करिए। जमीन पे अमल कराने का काम आपका है, इसीलिए आपको लोग चुनते हैं, सरकार आपकी तभी बनती है। तो मैं तो बोल रहा हूँ ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जिससे प्रत्येक एक जमीन पे जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास अभी तक संसाधनों की कमी है, जो बांटी नहीं गई है, उनको आराम से मिल जाएंगी। और रही नौकरियों की बात, अगर आज सरकार के अधीन नौकरियां हैं, 100 नौकरियां निकली हुई हैं या 1000 नौकरियां निकली हुई हैं, तो जातिवार जनगणना आप जब कराएंगे तो उसके आधार पे जो डिवीजन होगा उस हिसाब से बांट दीजिए भाई, सारा झगड़ा ही खत्म। सारा झगड़ा खत्म हो गया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ओबीसी में आरोप लगा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में आरोप लगा रहे हैं, या जो भी जनरल कास्ट में जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आपस में जब उनके सामने नंबर रहेगा, उनको वो चीजें मिलेंगी, स्वाभाविक तौर से झगड़ा सारा खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ देश में अगर इस वक्त आपसी परस्पर संबंध या जो भी क्या बोलते हैं, एक बढ़िया माहौल चाहिए हमें देश में, जो नफरती माहौल के खिलाफ जो माहौल चाहिए, वो इसी जातिवार जनगणना से आएगी और किसी से नहीं आएगी। नौकरियों का जिक्र आपने किया, उत्तर प्रदेश में अभी 1 साल बीता है विधानसभा के चुनाव को। अभी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हुई, G20 की समिट हुई जी। तो उसके बाद एक दावा किया जा रहा है कि 93 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। इससे जो इन्वेस्टर समिट के बाद 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रीज लगेंगी और 93 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा। सर मैं तो पिछली बार भी जब ये इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद से एक चीज हुई बस, कॉर्पोरेट टैक्स जो थे माफ कर दिए गए। लगभग 11 लाख कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिए गए पिछली इन्वेस्टर समिट के बाद से। तो साफ साफ समझ जाइए फायदा किसको पहुंच रहा है। और आप ही बता दीजिए कितने एमओयू साइन हुए थे पिछली बार, कितने लोगों के प्लांट लग गए, कितने लोगों को धरातल पे एग्जीक्यूशन मिला, किसी को नहीं मिला है। यहां तक पिछला जो समिट हुआ था उसके बाद मुझे याद है लगभग 11 लाख करोड़ का जो टैक्स था कॉर्पोरेट का था, वो सब माफ कर दिया गया था। और ये अभी तो जो अडानी जी वाला जो चला हुआ है मामला, उसमें उनका 2 लाख करोड़ केवल अडानी जी का माफ किया गया था। तो ये समिट के बाद ये होता है। समिट के बाद समिट में अडानी जी थे भी नहीं, इस समिट में अडानी जी थे नहीं, लेकिन मैं जहां तक ये समझता हूँ अडानी जी 2 लाख करोड़ था, तो बाकी 11 लाख में 9 लाख करोड़ तो किसी अडानी अंबानी जी के तो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि एक ही जो उद्योगपति वही सरकार को चला रहा है, बाकी उद्योगपति भी सरकार जो भी है हर राज्य में समर्थन लेती है। मैं सीधे से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे कहने के तात्पर्य यही है पिछली बार के एमओयू क्या हुआ, क्या एग्जीक्यूशन हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर पिछली बार का एमओयू धरातल पे आया होता तो जो अभी नौकरियां का फॉर्म निकला है, लगभग रेलवे में 1 करोड़ 27 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 1 करोड़ 27 लाख फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं। अगर वहां का मंत्री सीना ठोक के बोल रहा है कितने फॉर्म भरे गए, तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा 1 करोड़ 27 लाख फॉर्म भर रहा है। इतनी बेरोजगारी हमारे देश में इस समय है, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है जो आप बोल रहे हैं। अगर इतनी बेरोजगारी के बाद भी जब युवाओं से हम बात करते हैं तो युवा कांवड़ उठाने में व्यस्त है। देखिए मैं किसी के निजी और उस पर वो हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा जैसे मिलेगी, या जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनके अंदर ये है कि हाँ पहले हम धर्म का काम सब लोग करें। मैं धर्म के काम के विरोध में किसी के काम नहीं है, सबकी ये सबकी फ्रीडम है। धर्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो उसको मैं मानता भी हूँ, लेकिन एक युवा के तौर से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं भगत सिंह की बात करना चाहता हूँ। भगत सिंह बार बार बोला करते थे कि they can kill me but they cannot kill my ideas, they can crush my body but they will not be able to crush my spirit। और युवाओं के लिए खासकर उन्होंने बोला था कि युवा चाहे तो युवा ही देश को नया करता है, और पुरानी परंपराओं के जो विपरीत जो होती चीज, पुरानी परंपराओं को भी हटाता है तो युवा ही हटाता है। और इसलिए हटाता है कि जो पुरानी परंपरा नहीं जाएगी तो नई चीज, नयापन देश में कभी नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ना, मेरी बातें ना सुनकर उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह को समझना चाहिए, भगत सिंह की बातों पर अमल करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूँ आज लगभग 100 साल बाद भी इस देश में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई भी नौजवान है, तो उसके अंदर भगत सिंह विराजमान है, अंदर भगत सिंह की एक अलग है उनके अंदर। और अगर राजनीतिक पार्टी के परिपाटी से हट के बात करें तो भगत सिंह का समाजवाद को ही मानते थे, सबके अंदर वो समाजवाद है। बट अभी कुछ मजबूरियां होती हैं, हमारा युवा थोड़ा बहक भी जाता है। भाई अब रोजगार नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कुछ युवा बहक जाते हैं। कुछ लोग तो पैसे लेके ट्वीट भी करते हैं, सुनने में आया 2 रुपए के ट्वीट होते, 3 रुपए के ट्वीट होते, काफी वायरल होते। अब जब देश में इतना
खतरनाक माहौल है, बेरोजगारी है, तो कुछ लोगों का बहकना जो है स्वाभाविक है। मैं ये नहीं मानता कि राजनीति को धर्म से जोड़िए, तो काम भाजपा का है। हमारा काम ये है कि हम यूं इस बार सदन में जातिगत जनगणना के अलावा मुद्दा जो है वो जो चंद्रशेखर जी ने शिक्षा मंत्री बिहार के हैं वहां से उठा, और शूद्रों का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा। अखिलेश जी ने पूछा भी और कहा भी कि ये लड़ाई जो है 5000 साल पुरानी है, आप सोने की तख्ती पे लिख के दे देंगे तब भी हम मानेंगे नहीं। देखिए, पहली बात तो जहां तक जो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने ग्रंथों की पढ़ाई कभी नहीं करी। हाँ, मैं अपनी समझ से ये समझता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। अब पहले जो हुआ करता था, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो जो लोग हैं, महानुभाव लोग हैं, वो लोग आपस में विचार विमर्श करें। अगर उस चीजों से किसी की भावना आहत हो रही है तो उस पर विचार करना चाहिए लोगों को। मैं तो भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। भगत सिंह तो इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने इस पे कोई रिसर्च तो किया नहीं है। हाँ, अगर गलत है उस चीज को हटाना चाहिए, और हटाने का मतलब ये है कि भैया जैसे कि हम तैयारी करने जाते हैं, हमने भी तैयारी करी है, आपने भी तैयारी करी होगी, तो जब हम तैयारी करने जाते हैं तो हर बार ये होता है कि यार एनसीईआरटी की किताब बढ़ गई, अगला एडिशन ले लिया जाए। तो हमें जो हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है, हर साल उसको नया किया जाता है कि पिछला कुछ कमी रह गई, इसको पूरा करना है इस कोर्स में। तो हजारों साल पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, उसका भी कुछ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, कुछ नयापन लाना चाहिए। भाई, हजारों साल पहले किन परिस्थिति में चीजें रेक्टिफिकेशन कर दिया, उसका मतलब बदल दिया, शिक्षा कर दिया मतलब ताड़न का। हाँ, वो रेक्टिफिकेशन तो अपने पर्पस से हो रहा है ना, अपने नैरेटिव से हो रहा है। जब भाई मुद्दा ये जब बहुसंख्यक समाज को बुरा लग रहा है तो उनके हिसाब से सुनिए उस चीज को ना। भाई, सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। अपने आप को स्वयंभू अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये सब कुछ पता है, तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है ये मानवीय है, ये लोगों के साथ मानवता से खिलवाड़ है। भावनाएं आहत करने की बात है तो भावनाएं दोनों पक्षों की आहत हो गई। एक वो तबका था राम भक्तों वाला, वो आहत हो गया कि राम का अपमान हो गया, रामचरितमानस नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। प्रभु श्री राम के अगेंस्ट कोई नहीं था। ये तो एक नैरेटिव वो लोग कर रहे हैं जिनको राजनीति से, अपने धर्म से अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, वो ये बातें कर रहे हैं। जो लोग सही में प्रभु श्री राम को मानते होंगे, वो अपने अंदर आस्था रखते हैं, उस नाम का, उस जयकार का अपना राजनीतिकरण नहीं करते, अपनी राजनीति के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। वो लोग वही करते हैं जो राम का सम्मान नहीं करते, वही लोग बार बार उससे जोड़ रहे प्रभु श्री राम को, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम की बात कही नहीं थी। ये इसमें बात थी, रामचरितमानस किसी व्यक्ति ने लिखी थी, किसी व्यक्ति विशेष ने लिखी थी, उसकी बौद्धिक क्षमता पे बात हो रही थी। शायद उन्होंने कुछ सोच के लिख दिया हो, उस विषय में बात हो रही थी, उसको सीधे बड़ी चालाकी से उन्होंने जोड़ दिया राम से, प्रभु श्री राम से, कि हमें वोट मिल जाए। तो जो लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं वो लोग प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं, बाकी बहुसंख्यक समाज कतई अपमान नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो प्रभु श्री राम काफी अरसे से हैं। बिल्कुल, राम मंदिर की बात, जो उनका सम्मान नहीं करते वही राजनीति में ला रहे हैं उनको, जो उनका सम्मान नहीं करते। भाई, आप जब जो हमारा आराध्य है उसको आप धरातल में जनता के बीच में क्यों लेके आ रहे हैं आप? वो तो उनको नीचे लेके आएंगे, अपने जनता के बीच में लाएंगे, तो अपमान है ही। उनको आप जहाँ पे हैं वहीं रहने दीजिए, उनको जनता के बीच में कतई मत लाइए। आप लाएंगे, टिप्पणियां कराएंगे तो उनका अपमान होगा, और आप ही अपमान कराना चाहते हैं, आप अपमान करा के वोट लेना चाहते हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि भगवान जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में रहे। हाँ, तो वो वही बात है ना, वो तो जब भगवान के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, अपनी घर की रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो भाई अब आडंबर तो बढ़ा रहे हैं उस चीज से। अब 2024 के चुनाव नजदीक हैं, राम 2024 की राजनीति में कितनी भूमिका रखते हैं चुनाव में? मुझे नहीं लगता प्रभु श्री राम कोई मुद्दा होंगे। ये मुद्दा उनको लगता होगा, बहुत ही गलतफहमी में वो लोग हैं। मेरे हिसाब से मुद्दा जातिवार जनगणना ही है। मेरे हिसाब से मुद्दा जो हमारा आसरा है, आरक्षण का आसरा आपको पता होगा, आ से आर्थिक होता है, सा से सामाजिक होता है, रा से राजनीतिक होता है। ये जो जिन्होंने ओबीसी समाज का, शेड्यूल कास्ट का जो आसरा छीन लिया है इन्होंने, वही मुद्दा होगा। भाई, आज आप जिस पटल पे ले जाना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं मुद्दे पे ही बात करूंगा। भाई, आसरे से बात करूं, अगर अपने आर्थिक आधार पे देख लीजिए, गरीब और अमीर में देख लीजिए आप, 2 वक्त की रोटियां नहीं गरीब के पास। जब पूछने जाएंगे ना सड़क पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो किस तबके से आते हैं, किस समाज से आते हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं किस समाज से आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक आधार पे कौन पिछड़ा हुआ है। रही सामाजिक आधार की बात, आज भी क्या ये लोग वही लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था सरकार चलाना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था सबसे नुकसान किसको है? सामाजिक आधार पे आप किसी को अछूत बोलेंगे, किसी को सारी शक्तियां दे देंगे, तो दूसरे को तो रोकेगा, दूसरे को तो
अछूत बोलेगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो कुछ लोग हैं वो अलग तरीके से शो करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था जो बनी वो लोगों के कर्मों के आधार पे बनी, जैसा जिसका कर्म था वैसा उसको नाम दे दिया ऐसा है, गया। इतिहास हमने पढ़ा है। जिसकी बात कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल है। फिर लेटर ऋग्वैदिक आया था। तो ऋग्वैदिक जो काल था उसमें ये था कि भाई जो लोग जैसा कर्म करते तो उस आधार पर उनको ड्यूटीज दी गई थी। उसमें कभी नहीं था कि हाँ इनका बच्चा ये बनेगा। बाद में जो लोग आपके ऊपर राज करना चाहते थे या जो आपका शोषण करना चाहते थे, जो बाद के जो लेटर वैदिक फेज आए थे, उसमें इन्होंने बोला कि हाँ जिस जाति का है उसी का बच्चा वही बनेगा। वही परंपरा 3-4 हजार साल से हमारे बीच में है, उसी को हम लोग भोग रहे हैं। आज भी आप बोलते हो कि हाँ हम उनका बच्चा हमारे से कंपटीशन कर ले, आरक्षण बेकार है ये, तो आप बताइए रेस की लाइन तो हमारी एक है ही नहीं। उनके पूर्वज से आपने क्या कराया? आरक्षण तो सारा आप लोग लेके बैठे थे। जो लोग ये बोलते हैं, जो लोग मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, उन लोग तो यही बोलते हैं ना कि आरक्षण का विरोध अगर कर रहे हैं तो मनुवादी विचारधारा है। क्यों है? क्योंकि आपने सारा आरक्षण लिया, आपने जमीन ले ली, नौकरियां ले ली, सारे संसाधन ले लिए। जब 3-4 हजार साल से सारा आरक्षण लेके बैठे हो तो 70 साल में क्यों आप इतना रोना मचा रहे हो? भी उनको दो आरक्षण, उनको बराबर लाओ। अगर हम अमेरिका बनना चाहते हैं तो अमेरिका ने भी संघर्ष किया था ना 200-300 साल तक, अश्वेतों को आरक्षण दिया ना, तभी तो आज अमेरिका बने हुए हैं। आपको विकसित करना, अमेरिका बनना है तो आज अपने दबे कुचले लोगों को आपको आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण का सबसे अच्छा फॉर्मूला जातिवार जनगणना है। उससे जो लड़ाई ओबीसी समाज में है, शेड्यूल का समाज सब बंद हो जाएगी, सबको बराबर हिस्सेदारी मिल जाएगी। 2024 में इसके बाद खत्म करूंगा। 2024 के इलेक्शंस की तैयारी लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। 2022 एक महत्वपूर्ण फेज था क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। और लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरती है तो 2024 में कुछ असर हम लोग देखेंगे। सवाल मिस हो गया कुछ हमारे सुखविंदर से बात करने लिए, बताइए। तो आपका कहने का मतलब है 2024 में मैं पूरा दोबारा मैं आपको फ्रेम करता हूँ। 2024 के चुनाव से पहले 2022 के जो चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव थे, लगभग 4 राज्यों में सरकार रिपीट हुई भारतीय जनता पार्टी की। लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिरती है तो 24 में कुछ गुंजाइश होगी। 24 में अब आप लोग क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार गिरे, इस मुद्दे की बात कर रहे हैं आप? अब तो नहीं गिरे, अब तो बन गई सरकार। हाँ, तो सरकार बन गई है। 2024 में इलेक्शंस आएंगे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के पास? क्योंकि आप लोग 2012 के बाद 17 का चुनाव हारे, 19 हारे, फिर 17 फिर 22। मैं समझता हूँ क्षेत्रीय दल है हम, और अब हमारा वोट परसेंटेज निकालेंगे तो किसी भी क्षेत्रीय दल से ज्यादा हमारा परसेंटेज है। 36% के लगभग हम लोग वोट पाए थे। जो आप बातें कर रहे हैं 2024 की मद्देनजर जो बातें हो रही हैं, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे साफ साफ हैं। जातिवार जनगणना जो है ये अहम मुद्दा देश का है, क्योंकि बिहार में चल रहा है, लेकिन इसकी मांग हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो बहुत दिन से उठा रहे हैं। तो इवन आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा के पटल में उन्होंने बात को रखा और बहुत मुखर होकर तरीके से रख रहे हैं। इवन हम लोग भी जब क्षेत्र में जाते हैं इस बातों को रखते हैं, लोगों को समझाते हैं, क्योंकि असल जो विकास का मॉडल यही है। मैं किसी राजनीतिक और किसी सूझबूझ के तहत ये नहीं बोल रहा हूँ, जो असल विकास मॉडल यही है, इसी मुद्दे को लेके जाएंगे। अकेले जाति के जनगणना के मुद्दे से और मुद्दे हैं। हम वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के जितने मुद्दे हैं। पिछला चुनाव हुआ, लोगों को हम अपनी बातें नहीं समझा पाए क्योंकि उस वक्त इन्होंने जो मुफ्त का राशन और इस सब चीजों में लोगों को उलझा के रखा हुआ था। 24 में फिर उलझ जाएंगे? कोई बात नहीं, उलझने वाली बात नहीं। हम अपनी बातों को एक विशेष प्लानिंग के तहत, हमको पता है जनता में किस आरएसएस के लोग कैसे काम करते हैं, उससे बेहतर तरीके से काम करके उनके बीच में जाएंगे। जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, बिजली का मुद्दा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। कई गांव में 1 लाख के बिल आए हुए हैं जो हमने माफ कराए थे। अभी सरकार उनको परेशान कर रही है। अब शायद इलेक्शन के पहले कुछ दिन पहले ये लोग माफ करने के मूड में हैं। कह रहे हैं कि हम फ्री कर दें, लेकिन इसके पहले लाखों की गुहाई करी, वो वापस करेंगे? 1 साल के लिए फ्री कर देंगे, जनता भूल जाएगी। वही तो बोल रहा हूँ, ये मुद्दे हम लेके जाएंगे। हम भी तो लगभग इनकी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग कर रहे थे। बहुत लोगों ने हमारी बात को समझा भी। 36% वोट हमारे ऐसे नहीं आए हैं। हाँ, बेईमानियां हुई हैं यहाँ, इवन इस विधानसभा के क्षेत्र में जो बेईमानियां हुई हैं, यहाँ जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन आयोग, जितने लोग हैं जो बेईमानियां करें, कोर्ट में सब मामला चल रहा है। निर्वाचित विधायक जी हैं, उनका मामला भी चल रहा है। कैसे कैसे यहाँ पे वोटों में गड़बड़ियां हुई, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई, कैसे कैसे ईवीएम और जो वास्तविक जो वोट पड़े हैं उसमें कैसे डिफरेंसेस 6-6 हजार वोट के डिफरेंसेस आए हैं, उन सारी बातों को रखा गया है। चलिए आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में कि आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या मुद्दे
है इस बार? भाई युवाओं के मुद्दे साफ साफ मुद्दे आपको बता दिया मैं, वही देश है जहाँ पे 1.25 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का इस क्षेत्र में तो यही है, रोजगार का। भाई मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहां पे एक तबेला ग्राउंड है, वहां बच्चे दौड़ते हैं, आर्मी की तैयारी सब करते हैं। बेचारे दौड़ते दौड़ते 23 साल से 24, 25, 26 साल के हो गए। 3 साल से इन्होंने आर्मी की भर्ती नहीं लाई थी, बेचारे बेरोजगार हो गए। अब जी बेरोजगार हो गए तो ये जनता जो लोग हैं यहाँ पे पार्टी का झंडा लेके आते हैं, कहते हैं आप मेरा झंडा पकड़ लीजिए, आपको 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए। युवाओं को उलझाने का काम ये लोग कर रहे हैं। 22 भर्तियां लंबित कर रखी इन्होंने, किसी को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भाई उसके घर में रोटी जाएगी, 4 पैसे कमाएगा, घर पे जाके देगा तो उसके अंदर विचार उत्पन्न होगा, वो अपने जीवन में व्यस्त हो जाएगा। ये नहीं चाहते युवा के पास हाथ में रोजगार आए। रोजगार आएगा, विचार आएगा, फिर वो उनके लिए झंडा नहीं उठाएगा। तो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार यही चाहती है। हमारे मेन मुद्दे युवाओं के लिए यही है। पहले भैया जिस हिसाब से अब हर चीज को संविदा पे ढकेलते चले जा रहे हैं, नौकरियों को 4 साल की संविदा की नौकरियां बना दी हैं, चाहे आर्मी की नौकरियां हो। इवन आप इस समय चोट पहुंचाने के लिए आप कमेटियां, सोसाइटियां बना के, चीजों को सोसाइटी बना के उसमें आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आप किसी एजेंसी से भर्तियां करा रहे हैं। छोटी छोटी नौकरियां थी, नलकूप, ये सब ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरियां थी, इन्होंने डेटा ऑपरेटर की नौकरियां थी, नर्स की थी, एम्बुलेंस की थी, इन सारी नौकरियों को सीधे सीधे भर्ती कर दी इन्होंने। तो युवाओं के साथ छल हो रहा है, एक बहुसंख्यक समाज के साथ छल हो रहा है। तो इनके विरोध में, इन सब सारी चीजों में जो गड़बड़ियां हुई, इन सबको सही करने का कार्य करेंगे। और नौकरियों की बात आ रही है, जो पक्षपात हो रहा है, नौकरियां आएंगी भी किसी विशेष वर्ग के पास चली जाएंगी, जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी इन नौकरियों का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा। तो पहली प्राथमिकता हमारी जातिवार जनगणना है। उसके बाद जो भी संसाधन है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, वो सब सुचारू रूप से बढ़ जाएंगे आपस में। यही सारी बातें हैं, और बाकी जो आप बताइए हम बताते हैं आपको। ठीक है, फिलहाल मैं खत्म कर रहा हूँ, आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जिला जौनपुर जिले की सागंज विधानसभा में हम लोग इस समय मौजूद हैं और शिवेंद्र भाई से काफ़ी सारी बातचीत हुई। जातिगत जनगणना बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जो जनता है वो कितना इस मुद्दे को समझ पाती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जनता इतना समझ पाएगी कि वो फिर जनता वोट में तब्दील होगी 2024 में? इतना बड़ा मुद्दा है कि चुनावी मुद्दा बन सकता है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा लगातार दावे वादे किए जा रहे हैं। 2022 को लेके काफ़ी सारे वादे थे, जिसमें से लोग लगातार अब बात कर रहे हैं कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, चाहे बुलेट ट्रेन का वादा हो, चाहे स्मार्ट सिटीज़ का वादा हो। तो उस पर भी सवाल अब हो रहे हैं, क्या जनता वो 2024 तक याद रखेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसी की जांच पड़ताल में हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों को लगातार तस्वीरें ग्राउंड से दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।